ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को भी हिला दिया है और लगभग पूरा यूरोप इजरायल के खिलाफ एकजुट हो गया है। यूरोप के बड़े देशों ने कुछ ऐसा किया जिसने नेतन्याहू की चिंता बढ़ा दी। गाजा में हिंसा और मानवीय संकट को देखते हुए 4 देशों ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी। तो वहीं ट्रंप मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में गाजा का मुद्दा छाया हुआ है। इस बीच गाजा में नरसंहार को रोकने के लिए और फिलिस्तीन को एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए इटली में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। इटली के कई शहरों में फिलिस्तीनी समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां कई देश इजरायल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा, यमन और कतर में इजरायल के हमलों के बाद अब नेतन्याहू की नजरें तुर्की पर है। साइप्रस में इजरायल ने अपने अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम बराक MX को तैनात कर दिया, जो 150 किलोमीटर तक खतरों को रोकने की क्षमता रखता है। यह कदम टर्की के लिए चिंता का बड़ा कारण है। सवाल उठ रहा है कि क्या इजरायल जल्द ही टर्की को अपना अगला निशाना बना सकता है। और इसी बीच आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो ये खबर सामने आई, उसके बाद दुनिया में अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। आपको बता दें कि लग्जमबर्ग, बेल्जियम ने भी मान्यता दे दी। यूएन की बैठक में 5 और देशों ने ऐलान कर दिया। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का भी समर्थन। अब तक 147 देश कर चुके हैं ऐलान। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन को मान्यता देने पर किस तरीके से जो भड़कते हुए नजर आ रहे हैं अब नेतन्याहू, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का भी समर्थन मिल चुका है। अब तक 147 देश ऐलान कर चुके हैं। ये तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब आने वाले समय में किस तरीके से ये पूरी जो प्रक्रिया है वो चलेगी। आप देखिए, फिलिस्तीन को आखिरकार मान्यता मिलनी शुरू हो गई है। यूके, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया ने उसे देश बतौर देश स्वीकार कर लिया। अब भी हालांकि लाखों फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में बमबारी के बीच रह रहे। इस बीच ये बात भी सामने आ रही है कि कई और क्षेत्र हैं जो लंबे समय से जो आधिकारिक दर्जा चाहते हैं। आपको बता दें कि इजरायल के धमकाने के बाद भी यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिया। फिलहाल फिलिस्तीन लगातार इंटरनेशनल सुर्खियों में और एक के बाद एक देश उसे मान्यता दे रहे हैं। दूसरी तरफ दर्जन भर के करीब ऐसे क्षेत्र हैं जो खुद को देश घोषित कर चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी ने आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। तो अब आपको बता दें कि सवाल ये उठ रहा है कि जो ये मान्यता दी गई है, ये किस तरीके से अब इस पर प्रतिक्रिया और सामने आएगी। क्योंकि सवाल तो ये उठ रहा है कि अब ट्रंप का भी क्या कुछ इस पर रिएक्शन सामने होगा, क्योंकि जो ट्रंप है उनकी तरफ से भी लगातार तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन सवाल कई सारे हैं। और अब देखना ये होगा कि जो मान्यता ये दी जा रही है, उसके बाद क्या एक और अलग तरीके का जो मसला है वो सामने आएगा। एक के बाद एक देश फिलिस्तीन को स्वतंत्र मुल्क की मान्यता दे रहे हैं। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद अब फ्रांस ने भी अपनी मुहर लगा दी। सवाल ये कि पहले फिलिस्तीन से दूरी बनाने और इजरायल का साथ देने वाले देश अब क्यों इसे मान्यता दे रहे हैं। और आपको बता दें कि जो इजरायल है इसका विरोध कर रहा है, और इस तरह फिलिस्तीन अब चर्चा में आ गया है कि फिलिस्तीन का नाम और उसकी पहचान हजारों सालों से चली आ रही है। आपको बता दें, बाइबल और इस्लामी परंपराओं में ये पवित्र भूमि रही है, जहां यहूदी, ईसाई, मुसलमान तीनों के धार्मिक स्थल स्थित हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ये इलाका ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब ऑटोमन हारे तो लीग ऑफ नेशंस ने इस इलाके का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी ब्रिटेन को दी। इस काल को हम ब्रिटिश मैंडेट ऑफ फिलिस्टाइन भी कहते हैं। तो आपको बता दें कि आज मुस्लिम देशों के साथ ट्रंप की बैठक है। आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क में मुलाकात होनी है। सऊदी अरब, टर्की के नेताओं के साथ मीटिंग होगी। बैठक में यूएई, मिस्र और जॉर्डन भी शामिल होंगे। ट्रंप से गाजा के मुद्दे पर बातचीत होगी। तो आपको बता दें, ट्रंप से गाजा के मुद्दे पर बातचीत होनी है और आज मुस्लिम देशों के साथ ट्रंप की बैठक भी होनी है। तो कई सारे सवाल हैं कि अचानक ये मान्यता क्यों दी गई है और क्या इसके मायने होंगे आने वाले समय में। अचानक ये मान्यता देना ही अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। ट्रंप से गाजा के मुद्दे पर चर्चा होगी। मुस्लिम देशों के साथ ट्रंप की ये बैठक निश्चित तौर पर बेहद अहम है। तो आपको बता दें कि ट्रंप जो लगातार इजरायल को और नेतन्याहू को सपोर्ट करते रहे हैं,
क्या अब भी वो उसी तरीके से सपोर्ट करेंगे या फिर कुछ अलग तस्वीर सामने निकल कर आएगी, ये देखना अपने आप में खास होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जो मैक्रो है वो ये भी कहते आए हैं कि ये हमास की हार है, यूएन चीफ ने कहा है कि ये इनाम नहीं अधिकार है। तो अलग अलग तरीके से जो रिएक्शन है वो जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि ये जो मीटिंग होने वाली है ट्रंप की, उससे भी क्या सामने निकल कर आता है। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या अभी और अन्य जो देश हैं वो भी धीरे धीरे सामने आएंगे। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिनेश नैन जी, कर्नल सेवानिवृत्त रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए। इसके अलावा निपुण आलम बयान जी भी जुड़ गए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे है दिनेश जी कि ये जो पूरा मामला सामने आया है, दो बातें हैं। एक तरफ तो फिलिस्तीन पहले जो है वो लगातार सुर्खियों में इसीलिए था कि उस पर जो है नजर लगातार बनी हुई थी, लेकिन कोई भी देश इस तरीके से मान्यता देने को तैयार नहीं था। आखिरकार अचानक ऐसा क्या हो गया है? क्या पिछले दिनों में जो इजराइल का बिहेवियर रहा है उस वजह से फिलिस्तीन को मान्यता देने की होड़ सी मच गई है, जिसमें फ्रांस भी अब सामने आ गया है? देखिए, मैं आपको खुशबू बताऊं तो इसके दो तीन पहलू हैं। जी सर। पूरे जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई भी देश जो है वो अपने इंटरेस्ट में ही काम करते हैं। दोस्ती यारियां, ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ये इतने काम नहीं आते। और जिस प्रकार से हमने देखा है जब से यूक्रेन का युद्ध हुआ है, रशिया का अब नेटो के साथ में या यूरोपियन कंट्रीज के साथ में भी शायद काफी काफी तनातनी बनी हुई है। और ऐसी आशंका है कि शायद ये यूरोपियन देशों के साथ में भी रूस उलझ जाएगा। लेकिन इस दौरान में जो वेस्टर्न कंट्रीज की, खासकर अमेरिका को मिलाकर के जो एक जियोपॉलिटिकल जो मूव हुए हैं या इकोनॉमिकल मूव हुए कह सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा पहलू है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं कि नाटो को बोला गया कि आप लोग सब 5% के करीब पैसा खर्च करेंगे और वो सारा का सारा जो भी असला है या जो भी हथियार हैं वो अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो की फैक्ट्रियां हैं वो सप्लाई करेंगे, यानी अमेरिका का फायदा। और ये कंट्रीज के लिए बड़ा मुश्किल था, बिकॉज आज तक ये वहां अमेरिका करते आ रहे थे क्योंकि अमेरिका खर्च किए जा रहा था नेटो के ऊपर इनकी सुरक्षा देने के लिए। नंबर एक। नंबर दूसरा, देखिए इन सब कंट्रीज को रशिया से पहले तेल मिला करता था। आपको पता होगा जो नोबार्ड की जो हमारी पाइपलाइंस वगैरह थी जब तोड़ दी गई, उसके बाद में जब जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया पिछले 2 सालों में या 3 सालों में रशिया के साथ में, तो इन लोगों की निर्भरता पूरे यूरोप कंट्रीज की, फ्रांस हो, यूके हो, जर्मनी हो, बेल्जियम हो, जो भी है सबकी चली गई इस मुस्लिम देशों पे। और अब ये मुस्लिम देश इनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि गुरु हमारे को ये चाहिए, वी वांट 2 नेशन थ्योरी इन पैलेस्टाइन के अंदर में। और तीसरा पहलू है, देखो खुशबू, इन सब कंट्रीज के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे इन्होंने अंधाधुंध मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उनको शरणार्थी बना लिया। और आप देखिए फ्रांस में क्या हो रहा है अल्जीरियंस के द्वारा। हमने देखा कि अभी अभी यूके में क्या हुआ है। और ये लोग अंदर से उस जिहाद बॉम्ब से भी कुछ हद तक डरे हुए हैं या कह लीजिए कॉशियस हैं। तो लिहाजा ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है कि फ्रांस जो है वो पूरे यूरोप का बहुत पहले से अपना एक नेता बनना चाह रहा था। और साथ ही साथ चाहे आपका कुवैत हो, चाहे अल्जीरिया हो, ये सब इनकी कॉलोनी रही है इन गल्फ कंट्रीज के अंदर, यूके की और फ्रांस की। और ये चाह रहे हैं कि ये जो ऑयल का धंधा है, ऑयल का जो बिजनेस है, ऑयल जो इनको सप्लाई हो रहा है, इन कंट्रीज के साथ इनकी अब वाहवाही रहे। क्योंकि अमेरिका का चौथा जो फैक्टर है, अमेरिका की खुद की इमेज ना सिर्फ पूरी दुनिया में परंतु अपने वेस्टर्न अलाइज के साथ, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे आपके वेस्टर्न यूरोप हो, इन सब के बीच में उसकी साख गिरती जा रही है, ताकत घटती जा रही है। और यही कारण है कि आज एक रिजोल्यूशन उठा जिसके अंदर फ्रांस भी है, सऊदी अरब भी है, जो कि अमेरिका का बहुत क्लोज लाई हुआ करता था। और बाद में जैसा आपने बताया 5 देश, चाहे उसमें यूके हो या बेल्जियम हो या बाकी कंट्रीज हैं, उन्होंने भी जो है एकदम से आवाज उठा दी है। ये हो रहा है। ठीक है सर, मैं आती हूं आपके पास। सर निपुण जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। निपुण जी देखिए, एक आंकड़ा ये कहता है कि 75% देश फिलिस्तीन को मान्यता अब दे चुके हैं। इसके अलावा जो फ्रांस की मान्यता मिली, तो फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के 5 में से 4 स्थायी देशों का समर्थन मिल चुका है। ये क्या बताता है, ये किस और इशारा देता है? और दूसरी बात ये, जो आज ट्रंप की बैठक है मुस्लिम देशों के साथ, क्या हो सकता है उस बैठक में? क्योंकि
ट्रंप तो हमेशा से ही, अमेरिका और ट्रंप तो हमेशा से ही इजराइल को सपोर्ट करते रहे और शायद यही बड़ी वजह है कि इतने दिनों तक ये सब कुछ हुआ है गाजा और गाजा पट्टी में। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। और देखिए, मुझसे पहले जो कर्नल दिनेश सर बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। जी। लेकिन दो तीन चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है जो आपने कहा कि P5 कंट्री की आपने बात की, यूएनएससी की। निश्चित रूप से, और ये पहली बार वाकई नहीं हुआ है, पहले भी मामला हुआ है, लेकिन इस बार हमें एकजुटता ज्यादा देखने को मिल रही है। आपका जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके अंदर एकजुटता ज्यादा है। क्योंकि पहले ब्राजील भी ला चुका है इस तरह का प्रस्ताव, और भी कई देश ला चुके हैं, लेकिन बार बार अमेरिका के द्वारा वीटो किया गया। इस बार भी उम्मीद यही थी कि शायद अमेरिका क्या करे, वीटो करे, लेकिन अभी हालांकि जो मीटिंग होगी इसका बहुत कुछ होना तय होगा। बात यह है कि इजराइल के माध्यम से चाह क्या रहा है अमेरिका। देखिए, अमेरिका अपना पूरा इन्फ्लुएंस इस रीजन में बनाना चाहता है, और वो बनाने का तरीका क्या है कि देखिए, जो सुएज कैनाल है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, उसको लेकर बहुत पहले से पता चल रही थी कि हमें एक नया कोई ना कोई अल्टरनेट रूट निकाले। तो वो जो अल्टरनेट रूट है, ज्योग्राफिकली हम देखें तो वो गाजा से सबसे मुनीत निकलता है, यानी कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ने के लिए एक अलग से रूट निकले, और वो गाजा से जाएगा। अब गाजा से जाएगा तो वहां पर अगर इजराइल का कंट्रोल होगा तभी वो क्या होगा, पॉसिबल होगा कि अमेरिका कंट्रोल होगा। और इजराइल को लेकर अमेरिका की चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिक हो, साफ क्लियर पॉलिसी है कि वी आर स्टैंड विद इजराइल। क्यों? इजराइल वो वेपन है जिसके माध्यम से वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका और साथ ही मेडिटेरियन सी तीनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अभी आपने देखा जैसे कतर के ऊपर भी जो हमला था वो बगैर अमेरिका के रजामंदी के नहीं हो सकता। कोई ये कहे कि अमेरिका को जानकारी नहीं थी, मैं नहीं मानता, क्योंकि अमेरिका हमेशा इजराइल को दुश्मन के अगेंस्ट तो यूज करता ही करता है, बल्कि साथ ही जो दोस्त है उनको भी चेक एंड मैट के लिए उनको यूज करता है। अभी बात में जब यूरोप की बात करें, अमेरिका ये भी जान रहा है कि यूरोप क्यों साथ दे रहा है आपका इस्लामिक वर्ल्ड का या पूरे इस्लामिक कंट्रीज का। उसका बड़ा रीजन ये है कि जो अभी मुझसे पूर्ववर्ती मेजर साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि जब हम देखते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में अरब से पलायन हुआ यूरोप के अंदर, और आज वो यूरोप में रहने वाले जो अरबी लोग हैं वो उसको लेकर वहां पर हंगामा कर रहे हैं। चाहे इटली की सड़कें हों, चाहे फ्रांस की सड़कें हों, समझेंगे आपको बहुत बड़ा हंगामा आपको देखने को मिलेगा। यूरोप कहीं ना कहीं उससे जला हुआ है, चिंतित है कि ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर बहुत व्यापक दंगे होने लगे या राइट्स होने लगे। तो यूरोप का एक तो रीजन है। दूसरा, हाल के दिनों में जो अमेरिका और यूरोप के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, नाटो को लेकर भी, टैरिफ को लेकर भी, उन दूरियों का भी एक बहुत बड़ा परिणाम है। और यहाँ पर अमेरिका, फ्रांस सामने आकर एक दूसरे की वेपन इंडस्ट्री को लेकर चैलेंज कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं अब भी मान के चल रहा हूँ कि अमेरिका अपनी दीर्घकालीन पॉलिसीज में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला नहीं है। ठीक है सर, आपसे रहिए हमारे साथ। और इसी बीच जो एक अहम जानकारी आ रही है वो भी अपने दर्शकों को बता दें। गाजा के लिए इटली की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजा में नरसंहार को रोकने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। इटली के कई शहरों में फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन है। फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देने पर लोग भड़क गए। इटली की पीएम के फैसले के खिलाफ हल्ला बोल सामने आ रहा है। यहाँ आपको बता दें कि फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देने पर भड़के हैं लोग। इटली की पीएम के फैसले के खिलाफ यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर गए हैं। जो प्रदर्शन है वो सिर्फ प्रदर्शन नहीं रहा है बल्कि हिंसक प्रदर्शन में बदल चुका है। गाजा में नरसंहार को रोकने के लिए जो प्रदर्शन है वो हो रहा है। इटली के कई शहरों में फिलिस्तीन समर्थक जो हैं वो सामने आए हैं। फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देने पर जो लोगों का गुस्सा है वो यहाँ पर सामने आया है। देख लीजिए आप कि किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और जो इटली के कई शहर है वहां पर फिलहाल अभी ये स्थिति नजर आ रही है। तो फिलिस्तीन में के समर्थन में इटली में जो प्रदर्शन है वो लगातार हो रहा है। तो आपको बता दें कि फिलिस्तीन के समर्थन में इटली में जो प्रदर्शन है वो हो रहा है। गाजा के लिए इटली की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। गाजा में नरसंहार को रोकने के लिए ये प्रदर्शन है। आपको बता दें कि इटली के कई शहरों में फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर नाराजगी इसीलिए है क्योंकि फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देने पर लोग भड़क गए हैं। इटली की पीएम के फैसले के खिलाफ यहाँ पर हल्ला बोल देखने को मिला है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मेलोनी के फैसले से लोग नाराज हो गए हैं। फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाने के लिए सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। हिंसक प्रदर्शन के दौरान 60 पुलिसकर्मी घायल हो गए जबकि दर्जनों प्रदर्शनकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं।
और हमारे साथ दिनेश जी भी लगातार जुड़े हुए हैं और निपुण जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आपने जब हमने बातचीत की शुरुआत की तो यही हुआ कि हर देश अपने कंफर्ट के हिसाब से, हर देश अपने तमाम सर्कमस्टांसेस को देखते हुए फैसला लेता है। ऐसे में आने वाले समय में क्या उम्मीद की जाए, और क्या ये सचमुच एक विकल्प है कि अगर फिलिस्तीन को मान्यता दे दी जाएगी तो तमाम जो ये पूरा इजराइल, हमास, हुती, ये पूरी जंग रुक जाएगी, गाजा पट्टी में जो नरसंहार हो रहा है वो रुक जाएगा? देखिए, जो रिजोल्यूशन पास हुआ है ना खुशबू, जी। उसके अंदर कहीं भी दूर दूर तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो हमास का समर्थन करते। वो सब लोग कह रहे हैं कि हमास को हटना है, हमास जो है वो सभी सभी जो बंधक है उनको रिलीज करें, और कहीं पे भी उसकी जो ये पैलेस्टाइन है उसके सरकार बनेगी वो नहीं होने चाहिए। और ये यही सबका एक तरीके से स्टैंड हो रहा है। लेकिन मैंने जो बताया रीजन उसके पीछे ये है। हाँ, अब बात पे अगर इस पे आया जाए कि अब होगा क्या, देखिए किसी भी हालत के अंदर नेतन्याहू, मेरा मानना है 100% है, इस थ्योरी को नहीं मानेंगे, इस रिजोल्यूशन को मानेंगे ही नहीं। अब हालांकि भारत ने भी इसके अंदर अपना वो वोट डाला है, भारत भी समर्थन में। तो अब हो क्या रहा है, अभी जो इजराइल के पीएम है नेतन्याहू, इनका अभी विजिट होने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। और इजराइल से जो बातचीत निकल के आ रही है कि जो भी नेतन्याहू फैसला करेंगे वो वापस जब आएंगे अमेरिका, उसके बाद में हम बताएंगे। अब जिन देशों को अमेरिका में बुलाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, वो सब वही हैं जो इजराइल के आसपास हैं। मिस्र है, जॉर्डन है, यूएई है, कतर है, सऊदी अरब है, ओमान है, आपका तुर्की है, उसके बाद में पाकिस्तान भी हो गया, इंडोनेशिया भी हो गया। यही सभी लोग खलीफा बनना चाहते हैं मुस्लिम देशों के। अब अमेरिका इनको क्यों बुला रहा है? अब अमेरिका इनको इसलिए बुला रहा है बिकॉज अमेरिका ने अपने इरादे गाजा के बारे में बिल्कुल क्लियर किए हुए हैं, और मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई भी देश अमेरिका की खिलाफत करेगा। मेरा निजी मानना यह है खुशबू कि अगर ये जो अटैक हुआ था कतर के ऊपर और जो अटैक ईरान के ऊपर हुए थे, अगर इन अटैक्स को मैं मानता हूं कि इजराइल जो है हमास पे अटैक कर देता, आपके लेबनान में आपके हिजबुल्लाह पे अटैक कर देता, हुती पे अटैक कर देता, लेकिन जब ईरान की बात आई या कतर या और कहीं बात आई तो वहां अटैक होना चाहिए था अमेरिका का। इनमें से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता, कोई भी आवाज नहीं उठाता। अगर ये आज इकट्ठे हुए हैं, ये इसलिए हुए कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप यहां गलत हो गए कि इन्होंने जो करना खुद चाहा वो इजराइल से कराने की कोशिश किया, और यही बात का फायदा उठा करके सब लोग लामबंद हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका ये होने नहीं देगा। यही बात दूसरी, अब नेतन्याहू क्या करेंगे? देखिए खुशबू, अगर मान लिया और भी कहीं बस नहीं चलाना तो हो सकता है तुर्की पे अटैक हो जाए, सबका ध्यान तुर्की की और इसके ऊपर चला जाए। दूसरा हो सकता है ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि यूक्रेन के अलावा जो बाल्टिक स्टेट्स हैं या पोलैंड है या फिनलैंड का इलाका है, वहां पे रशिया का और इनका आपस में ज्यादा तनातनी खड़ी कर दी जाए, ये भी पॉसिबल है। और तीसरा, जो अभी अभी अमेरिका बोल रहा है कि हमें बड़गाम बेस चाहिए अफगानिस्तान में, तो हो सकता है अमेरिका उधर कुछ लॉन्च कर दे। यानी पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो इस जो पैलेस्टाइन वाला मुद्दा चला है अभी यूएन के अंदर, ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इजराइल गाजा पे अपना एक्शन करता रहेगा और दुनिया का ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा। एक लास्ट पॉइंट मैं ये देना चाहूंगा कि अगर हमास में थोड़ी सी भी अकल है तो उन्हें अभी एकदम इस सिचुएशन में सभी बंधकों को रिलीज कर देना चाहिए। मैं समझता हूं ये बाजी लेकिन किसी और दिनेश डायरेक्शन जी, में अगर करना होता तो शायद ये बहुत पहले ही कर चुके होते, इंतजार ना करते। क्योंकि देखिए लगातार इस बात को कहा गया कि भाई अगर आप हमला करेंगे हमास और हुतियों से तो हम घुसकर मारेंगे, और ना सिर्फ हम मारेंगे बल्कि हम उन जगहों को भी खत्म कर देंगे जहां से आप आतंकवाद को जन्म देते हैं। लगातार कहा गया कि हमारे जो लोग हैं उनको रिहा करो, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। और शायद अब ये जो युद्ध है वो एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां पर इजराइल अब टर्की को निशाना बनाने वाला है। निपुण जी, जैसा कि दिनेश जी भी ये कह रहे थे कि हो सकता है कि इजराइल का अगला निशाना टर्की है, क्योंकि उसे किसी बात से फर्क पड़ नहीं रहा। लेकिन दूसरी बात तो अहम यह भी है कि ट्रंप और अमेरिका का रिएक्शन क्या होने वाला है। फिलिस्तीन को लगातार मान्यता मिल रही है, वो खुद मान्यता दे नहीं रहा ऐसे में, और जो नेतन्याहू है वो ये कह रहे कि मैं अमेरिका से आने के बाद जवाब दूंगा इसका। देखिए बिल्कुल सही, और अभी जो बता रहे थे सर बिल्कुल सही बता रहे थे दिनेश जी। अंकारा का मैं कई सारे न्यूज़पेपर को देख रहा था, 2-3 दिन से मैं देख भी रहा हूँ। तो अंकारा में जो टर्की कैपिटल है वहाँ पे बड़ा पैनिक है, और उनकी जो एयरफोर्स है वो बिल्कुल आपका रेडी मोड पे, और कई सारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो आपका इन वो है मतलब आपका एयर के अंदर है,
और वो एक अंदर गस लगा रही है कभी भी इजराइल हम पर अटैक कर सकता है। इस टर्की ने ही सऊदी के साथ मिलकर इस तरह की कवायद को शुरू किया है ताकि जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इजराइल का टर्की के ऊपर वो कम हो। कतर का भी जो पूरा आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले ही कतर में 50 इस्लामिक देशों ने बैठकर बातचीत की। तो ये भी रीजन क्या था कि ऐसा ना हो कि इजराइल दोबारा फिर हम पर किसी पर अटैक करे, तो पहले इजराइल पर क्या करो, अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट कर दो। और बिल्कुल सही बात है कि हमास क्यों छोड़ेगा, हमास अब तक छोड़ दिया होता। 2 साल होने वाले हैं, 7 अक्टूबर 2023 की घटना है। अब 7 अक्टूबर कितने दिन रह गए, मुश्किल से 10 दिन मिल रहे हैं। 10 दिन के बाद आपका 7 अक्टूबर आ जाना है। तो 2 साल में अगर नहीं छोड़ा है, कहीं तो ऐसी स्थिति होगी जिनको आपने बंधक बनाया होगा, कहीं तो मर चुके होंगे। तो ये बात तो इजराइल भी जानता है और ये बात हमास भी जानता है। हमास उनको बोलता है वो हमारे सिक्योरिटी के लिए यानी हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन बचा क्या, 90% गाजा का एरिया आज इजराइल के कंट्रोल में है। तो यहाँ पर तो गलती हमास ने शुरुआत की थी। आज इजराइल इसको क्या कर रहा है कि बदला रिवेंज लेने की बात को कर रहा है, तो वो छोड़ू, मैं मानने वाला नहीं। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो पूरा मसला है जो मैंने आपको कहा था, वो मसला अब 7 अक्टूबर 2023 से आगे बढ़कर अपनी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन को मजबूत करने का है। इजराइल किसी भी कीमत पे अब गाजा को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होगा। अगर गाजा को इजराइल छोड़ता है तो उसका परिणाम ये होता है कि इजराइल ने जो लोगों को खोया, देखिए इजराइल एक हार्ड पावर नेचर वाला कंट्री, और हार्ड पावर नेचर वाला कंट्री क्या करता है, अपने लोगों से हैवी टैक्सेस वसूल करता है और उन टैक्सेस का अच्छा खासा अमाउंट अपने डिफेंस में खर्च करता है और गारंटी देता है विद सिक्योरिटी। और वहां पर आपके साथ तो बड़ी ऐसी घटना होती है, उसका बंधक बना नहीं जाते, उनको छुड़वा नहीं पाते और इतनी लंबी जंग लड़ते हैं और इतने सारे आप अटैक करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बदले में आप वो रोक देंगे। तो ये बात पॉसिबल मुझे नहीं लगती है, संभव नहीं लगती है। और यूरोप भी अपने दबाव में, अमेरिका मुझे लगता है इस समय दुनिया की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अमेरिका को दुनिया की नहीं पड़ी। अमेरिका सिर्फ ये सोच रहा है कि मुझे कैसे बेनिफिट होगा, इजराइल को लाभ देकर, इजराइल को फंडिंग कर हेल्प कर सीधा मुझे अमेरिका को लाभ दिख रहा है, बेनिफिट दिख रहा है। अमेरिका वहां पर बैठकर पूरे यूरोप के जो आपका ट्रेड रूट है उसको ब्लॉक कर सकता है। तो यूरोप को अपने पाले में बनाए रखना या तो प्रेम पूर्वक या बलपूर्वक अमेरिका की मजबूरी है, बाध्यता है। तो मुझे लगता है कि जो फ्रांस है, ये सब कंट्री जो खड़े हो रहे हैं, तो इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं यूरोप को पूरा आपका एक तरह से बांध ना दे अमेरिका, हमको दबाव से अमेरिका की बात ना माननी पड़े, हम उस दबाव को रिलीज करें। उसको लेकर पूरी कवायद चल रही है। यहाँ पर कोई किसी तरह का किसी के साथ नहीं है, सब अपने अपने बेनिफिट के लिए। कतर पर अटैक हुआ तो अटैक होने के बाद एक एकजुटता आपको देखने को मिल रही है, इतनी ज्यादा कि आप अमेरिका पहुंच के बात करने के लिए 2 साल से आपका अटैक चल रहा, तब तो आप नहीं पहुंचे, तब तो आपने इस प्रकार की कोई पहल नहीं की। तो वहां भी क्या है कि अपने को बचाने के लिए सऊदी पाकिस्तान में डिफेंस हो जा रहा है। कमाल की बात है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की ऑफर की बात है, इस्लामिक नाटो तक बनाने की बात ये देश कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये हमास के लिए नहीं, आज ही अपने अपने अस्तित्व के लिए बात कर रहे हैं कि हम सबको टारगेट, और टर्की इसमें, पाकिस्तान इसमें। क्योंकि मैं ये भी मान के चलता हूँ आज नहीं तो कल पाकिस्तान का भी नाम आएगा कि हमास को सपोर्ट करने में पाकिस्तान का नाम है या पाकिस्तान सपोर्टेड ग्रुप्स का नाम है। तो हो सकता है आने वाले समय में टर्की के साथ साथ पाकिस्तान का नंबर भी जारी रखे कि हम पाकिस्तान पर भी अटैक करेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। ठीक है, बिल्कुल सही दिनेश जी ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए यूक्रेन को बढ़ाई जा सकती है। ठीक है सर। दिनेश जी देखिए, जो कुछ भी हुआ है और अभी पिछले कुछ समय में ऐसा लग रहा था, जब मुलाकात हुई थी ट्रंप की, पहले तमाम देशों से बातचीत भी हुई थी, पुतिन से, फिर लेकिन लगा नहीं, नेतन्याहू से भी मुलाकात हुई थी और फिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करने की कोशिश की गई। तो लगातार उनकी कोशिश रही है हमेशा से कि युद्ध को रुकवाएं, लेकिन नेतन्याहू इतने अच्छे संबंध रखते हुए भी क्या ये जो युद्ध रुक सकता था? शायद थोड़ा सा विराम लग सकता था, गाजा पट्टी में इतना नरसंहार नहीं होता। लेकिन अब जो फैसले लिए गए हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में नरसंहार और ज्यादा कर सकता है इजराइल? देखिए खुशबू, आपको ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है। अमेरिका तो खुद इंटरेस्टेड है गाजा के अंदर। अमेरिका का प्रपोजल ये है
कि जितने भी ये इस्लामिक कंट्रीज है जिनको ये बुला रहा है आज रात को 12 बजे, ये अपनी सेना गाजा में डालें और इसकी सेना वही काम करें जो अमेरिका चाहता है। नंबर एक। दूसरा, रही बात नेतन्याहू की, वो जाएंगे, दोनों एक साथ इकट्ठे हैं गाजा के बारे में, कोई उस पैक्ट को नहीं तोड़ सकता। अभी इजराइल के साउथ के अंदर जो सनाई पेनिसुला है, खुशबू, जो कि इजिप्ट की बाउंड्री लगती है इजराइल के साथ, 40,000 ट्रूप्स खड़े हैं वहां पे। एक बहाना तो वो है नेतन्याहू के पास उनको उड़ाने का, और दूसरा तुर्की के अंदर हमास के जो प्रेस के जो सब काम देख रहे थे, अपना प्रोपेगेंडा वगैरह के, वो से लेके काफी 4-5 अच्छे लीडरान तुर्की में बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार से तुर्की के एर्दोगन ने अभी कल रात को स्टेटमेंट दिया है कि नहीं नहीं, हमास तो जो है वो आतंकवादी संगठन नहीं है, ये तो रेजिस्टेंस फोर्स है, और ये लोग तो सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं, उनके पास तो हथियार भी नहीं है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये वही एर्दोगन है जिसने इडलिब के अंदर आईसिस को छुपा के रखा, एक आतंकवादी संगठन को, आज भी। तो ये एक अच्छा बहाना और इजराइल के पास है, लेकिन देखना ये होगा, क्योंकि तुर्की जो है वो नाटो का भी सदस्य है, तो जब इजराइल इसको ऊपर अटैक मारता है तो अमेरिका का व्यू स्टैंड जो मुझे लगता है वो इजराइल के साथ ही रहेगा, लेकिन पूरा समीकरण बिगड़ सकता है, और वो समीकरण अब बिगड़ चुका है पूरे यूरोप में। और खुशबू, यूरोपियन कंट्रीज बगैर अमेरिका के रूस के साथ नहीं लड़ सकते ये लोग, तो वो लोग कहीं ना कहीं अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं। तो जिस टाइम पे भी अमेरिका अपनी, और रशिया थोड़ा एग्रेशन करेगा और अमेरिका जो है अपना इंपॉर्टेंस दिखाएगा इनको, तो ये जो सब कुछ रिजोल्यूशन वगैरह चल रहे हैं ये सब ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। और जितने कंट्रीज को आज बुलाया जाए रात को 12 बजे, 12:30 बजे, जो भी इंडियन टाइम के मुताबिक, करीब। जी सर। हाँ जी, मैं समझता हूँ खुशबू कि उसके अंदर इन सब को, इनका सब